नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो क्लास है यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ के लिए महत्वपूर्ण है और ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। मैंने देखा है दोस्तों, कई स्टूडेंट पीडीएफ मांग रहे हैं, पीडीएफ मिल जाए, किसी कारणवश भेज रहा हूँ तो भेज नहीं रही, कुछ इशू आ रहा है। तो चलिए, मिल जाएगा। पीडीएफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं मिल पाता, इस कारण से पीडीएफ नहीं भेज पा रहा हूँ। फिर भी आप क्लास लेते रहें और कन्वर्ट करके मैं भेज दूँगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम की कमी है, इसी के कारण ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा। 11वीं अनुसूची के विषय अनुच्छेद 243 जी में क्या है, तो कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण। दोस्तों, आप लोग देखते हैं तो कम से कम यार कमेंट्स करके बताएं कि क्लास कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी किया करें। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास, लघु उद्योग और जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, मत्स्य उद्योग, पशुपालन, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, पेयजल, लघु वन उपज, खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, ईंधन और पशु चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जल मार्ग, अन्य संचार साधन। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, परिवार कल्याण, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग एवं मानसिक मंद व्यक्ति सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अगला है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजित क्षेत्र का विकास। उत्तर प्रदेश राज्य एवं पंचायत राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध और व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज, यही ऐसे इसमें वर्ड हैं, ये सब हमारे व्यवहारिक वर्ड हैं जो पंचायत, जैसे राज्य, ग्राम पंचायत, ऐसे वर्ड हैं। ज़्यादातर आप लोग इनको बहुत आसानी से समझ सकते या समझ रहे होंगे। भारतीय संसद द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994 को पारित किया था। यहाँ पर 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र, इसमें कम होने पर कई गाँवों को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। सामुदायिक विकास का प्रशासनिक ढांचा, तो राष्ट्रीय स्तर जो है प्रधानमंत्री, ये सभी मंत्रीगण होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य स्तर होता है राज्य विकास समिति अध्यक्ष, जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, और इसके नीचे विकास आयुक्त सचिव होता है। जिला स्तर पर जिला विकास अधिकारी डीडीओ होता है। खंड स्तर खंड विकास अधिकारी डीडीओ होता है। ग्राम स्तर ग्राम सेवक होता है, और यहाँ पर जो होता है वो जनता होती है। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में देखते हैं। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत की व्यवस्था। अनुच्छेद 243 ए में जो है ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243 डी में स्थानों पदों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की अवधि है। अनुच्छेद 243 एम में सदस्यता के लिए निर्धारितताएं हैं। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व हैं। अनुच्छेद 243 एच में जो है पंचायतों द्वारा
कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां हैं। अनुच्छेद 243 आई में जो है वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जे में जो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा विधानमंडल द्वारा। अनुच्छेद 243 के में जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 एल में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। अनुच्छेद 243 एम में जो है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। अनुच्छेद 243 एन में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। अनुच्छेद 243 ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आप जो बुक बताएंगे आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, साथ में जब क्लास हो जाएगी उसके पश्चात आप लोगों को PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? तो इसका जो आंसर है वी है लॉर्ड रिपन। विस्तार से अगर पढ़ें तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में वर्ष 1882 में लागू किया था। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इससे आशय ऐसे शासन से हैं जिसमें राजनीतिक शक्तियों का विस्तार और आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सकें व प्रशासनिक में निर्णायक भूमिका अदा कर सकें। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है लॉर्ड रिपन। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया था। यह प्रस्ताव लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो आंसर है लॉर्ड रिपन। स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसे 1882 में लागू किया गया था। किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक सुदृढ़ बनाया गया। आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायत राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। वर्ष 1992 में संविधान में 73वां व 74वां संशोधन कर भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि एक प्रकार है संघवाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासकीय प्रत्यायोजन या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो इसका आंसर है बी, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन का सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता की विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता में या केंद्रीय जनता की, नौकरशाही की या राजनेताओं की? तो इसका जो आंसर स्थानीय जनता की। पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय जनता की पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि ग्रामीण जनता की पहुंच शासन तक हो सकती है। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान सही समय पर संभव हो जाता है। भारत में पंचायत राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या यह सभी? तो इसका आंसर है यह सभी। स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत
शासन व्यवस्था तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित है और शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। भारत में पंचायत राज इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। किसके यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट तो और या M.N. रॉय या गांधी जी? तो इसका आंसर है गांधी जी। महात्मा गांधी ने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा और इनकी ग्राम सभा की अवधारणा में ग्राम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद, स्थानीय स्वशासन या राजनीतिक दलों का या चुनावों को? तो इस स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? 1906, 1909, 1905, 1907? तो इसका आंसर है डी 1907। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में की गई। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे हाब हाउस एवं 5 अन्य सदस्य थे। आयोग का मुख्य कार्य था कि विकेंद्रीकरण करके अथवा ना करके सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है अथवा नहीं। किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना? मॉन्टेग्यू। तो यही है। 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो इसका जो आंसर है डी उपरोक्त सभी, मतलब रामायण में, महाभारत, अर्थशास्त्र में भी मिलता है। तो स्थानीय स्वशासन का वर्णन रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में स्थानीय स्वशासन प्रणाली का वर्णन मिलता है। किस अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा उत्तरमैरूर अभिलेख में मिलता है। चोल सम्राट पुरांतक के शासन के 12वें व 22वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तरमैरूर अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? 4, 5, 3 या 2? तो सी, चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये सभाएं थी उर सभा और नगरम उर सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। सभा या महासभा ब्राह्मणों या वयस्क पुरुषों की सभा थी। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? तो ये है व्यापारियों की। चोल काल में नगरम व्यवसायिक तथा व्यापारिक समुदायों की प्रशासनिक संस्था थी। नगरम का उल्लेख है कि चिदम्बरम से प्रत्येक एक अभिलेख में ग्राम सभा से प्रथम प्रशासन इकाइयों के रूप में किया गया। चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है सी, मतलब ए और सी, आलूगड़म और दूसरा जो है ए और सी, मतलब दोनों कहा जाता है। इसका जो विस्तार से पढ़ें तो इसमें लिखा है कि उर चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी और उर की कार्य समिति को आलूगड़म या गड़म कहा जाता था। ये गैर ब्राह्मणों की सभा थी तथा इसमें सामान्य लोग भाग लेते थे। चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? तो इसका जो आंसर है वरियम। तो इसमें वरियम में क्या है? चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा महासभा के कार्य समिति को वरियम कहा जाता था। तमिल में इसका अर्थ है आय होता है। वरियम कार्य समिति के सदस्यों को वरिये पेरुमक्कल कहा जाता। परांतक प्रथम के उत्तरमैरूर लेख में वरियम कार्य समिति के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी योग्यता दी गई।
वरीयम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? तो इसका जो आंसर है सी, 30 वार्डों में। वरीयम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था और प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि चुना जाता था तथा कुल 30 सदस्य विभिन्न कार्य समिति हेतु चुने जाते थे। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई? तो इसका जो आंसर है वी, 1793। तो 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई, किंतु वास्तविक रूप से स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। 20वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायत राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ था? महाजनपद काल में, मुगल काल में या ब्रिटिश काल में? यही आंसर है। आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायत राज संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश काल जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम उठाया गया है। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, तो ये था नाडू। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी तथा इसके सदस्यों को नातवार कहा जाता था। यह स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी। मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? तो इसका जो आंसर है नांगरक। मौर्य काल में नागरों का प्रशासन नागर पालिकाएं चलाती थीं और नगर सभा का प्रमुख नागरक कहलाता था। मैग्नास्थीज के द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्य तथा इस नगर परिषद के सदस्य होते थे। मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई, तो इसका आंसर है 1726 में। मुंबई में नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1687 मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, जिसे स्वायत्त शासन का प्रारंभ माना जाता है। स्थानीय सरकार का संबंध होता है, तो स्थानीय संबंध जो होता है ये होता है डी, यानी कि इन सभी में स्थानीय जनता से या स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से। विस्तार से देखें तो किसी राज्य में जब किसी स्थान विशेष का शासन वहीं के नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन की संज्ञा दी जाती है। और स्थानीय सरकार का संबंध स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से तथा स्थानीय समस्याओं से संबंधित होता है। निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था? तो इसका आंसर है राजपूत काल में। राजपूत काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया और राजपूत काल में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। इस विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का आधार है कि सामंतवाद था, जिसके कारण स्थानीय शासन व्यवस्था का विकास नहीं हो सका। मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी उन तीनों में से नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा डी, कोतवाल। मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी मुकद्दम, चौधरी और पटवारी उत्तरदायी थे। कोतवाल इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि कोतवाल की नियुक्ति नगरों में की जाती थी। वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे? तो इसका जो आंसर है उपरोक्त में से सभी। तो संयुक्त प्रांत, असम और बंगाल भी शामिल था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें स्थानीय विषय को स्थानांतरित विषय के तहत रखा गया और 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी था? तो इसका जो आंसर होगा ग्रामीणी। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक अधिकारी होता था।
जिसे ग्रामीणी कहते थे। ग्रामीणी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसका कार्य सैन्य एवं प्रशासन संबंधी था। अगला क्वेश्चन, मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था, तो ये था डी ग्रामिक। मौर्य काल में कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता है और शासन के सुविधा के लिए प्रांतों के उपविभाग किए गए थे, जो इस प्रकार जनपद, द्रोणमुख, खरवटिक तथा ग्राम अधिकारी का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में पारंपरिक गांव और पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो आंसर है सी 1870 में। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत 1870 में बंगाल चौकीदार अधिनियम में हुई और इस चौकीदारी ने जिला मजिस्ट्रेट को गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया था। 31 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? तो इसका जो आंसर है बी पंचमंडली। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी मातर या ग्रामिक होता था। उसकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। 32 जो क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? तो इसका जो आंसर है ग्राम भूमि का सर्वेक्षण करना नहीं था। चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था, किंतु भूमि में के वर्गीकरण या उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। अतः ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा का कार्य नहीं था। वरीयम स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्गों व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो आंसर है 12। वरीयम के 3 सदस्यों में से 12 बुजुर्गों व विद्वान सदस्यों को वार्षिक समिति संवत्सर वरीयम के लिए निर्वाचित किया जाता। विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? तो इसका जो आंसर है 50। विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे और विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उरिया ग्राम के प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों या मोहल्लों में बांटा गया था। विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो ये थी नाडू। विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी गांव की थी और इसकी सभा को नाडू तथा इसके सदस्यों को नातवार कहा जाता था। इसके अधिकार जो ग्राम सभा की वाती थे, किंतु इसका अधिकार क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण के बाहर नहीं होती थी। नियमानुसार व्यवस्था न कर पाने पर इन्हें दंडित किया जाता था। दोस्तों, अगर आप किसी और भी बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं और आप लोगों को वह क्लास उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें। मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य होता था, तो ये था केवल विकल्प ए सही है, मतलब ग्राम प्रधान की सहायता करना। ग्राम प्रधान की सहायता करना पटवारी का कार्य होता था। मुगल शासन में गांव को एक स्वायत्त संस्था माना जाता था। इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व तो मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, उसकी सहायता के लिए पटवारी होता था। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर इसका अधिकार होता था, तो इसका जो आंसर है वी राज्य का। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर राज्य का अधिकार होता था। भू राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई गांव या ग्राम थी, जिसमें मालगुजारी से संबंधित 2 अधिकारी होते थे, मुकद्दम और पटवारी। ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता था? तो इसका जो आंसर है सचिव। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों का रिकॉर्ड रखना और उसे क्रियान्वयन में मदद
करना होता है और ग्राम सचिव के द्वारा गाँव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने के लिए साथ साथ उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाते हैं और जो भी निर्णय हुए हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, तो ये है सी ग्राम सचिव। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सरकार के बीच की एक कड़ी होता है। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड ग्राम सचिव रखता है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है, तो क्या घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, तो इसका जो आंसर है डी उपरोक्त सभी। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि तथा समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान आदि शामिल होते हैं। 41 जो क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, तो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो कि वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना, तो इसका जो आंसर होगा 1, 2 और 3 मतलब कि तीनों सही है। विस्तार से अगर पढ़ें तो ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है और ग्राम पंचायत वार्डों में विभक्त होती है तथा प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों का रिकॉर्ड रखना और उसे क्रियान्वयन में मदद करना होता है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है, तो इसका है ग्राम सभा। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा जिनका नाम है निर्वाचक नियमावली में दर्ज ग्राम सभा कहलाती थी। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। अगला क्वेश्चन जो है पंचायत के सदस्यों को भी कहा जाता है, तो इसका आंसर है सी पंच कहा जाता है। ये ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है, उन्हें पंच कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है जिसे क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं। दूसरा, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया। असत्य कौन सा है, केवल एक, दो, दोनों। अगला है केवल 2 और अगला है डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें लिखा है कोई भी असत्य नहीं है। तो अनुच्छेद 243 में है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। 45 जो क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। उपरोक्त में से असत्य पूछा है, तो इसका जो आंसर है कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। आंसर विस्तार से अगर पढ़ें तो ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक गांव शामिल होते हैं तथा किसी गांव या ग्राम के निर्वाचक नियमावली में दर्ज नामों वाले व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। 46 जो क्वेश्चन है पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है
वी जिला परिषद पंचायतें। पंचायत समिति के ऊपर स्तर को जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 में वर्णित है। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी करता है सरकार द्वारा होती है। ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसे ग्राम सेवक भी कहा जाता है। गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। दोस्तों, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि आप एक्सप्लेन नहीं करते। दोस्तों, एक्सप्लेन में करने का कुछ है नहीं। क्या आप सचिव को नहीं जानते? क्या आप ग्राम सेवक से परिचित नहीं है? ये सब ऐसे वर्ड हैं जो हर गांव के स्टूडेंट जानते हैं और वो चर्चा में आते रहते हैं। पंचायत राज विषय किस सूची में आता है? समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या विशेष अधिकार सूची में आता है? इसका आंसर है राज्य सूची में। पंचायत राज विषय सूची अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 49, तो भारत में पंचायत राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास या उपरोक्त सभी? आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारत में पंचायत राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी और सामुदायिक विकास आदि का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक था। विकेंद्रीकरण से सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। आंसर इसका ए, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का कारण विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। 51, किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 या 1919 या 1909? उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। 52, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर है पी.वी. नरसिम्हा राव। पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में किया गया और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 को पुनः स्थापित कर 9 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 53, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। किसी पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसका आंसर जो है वी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित नहीं है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका जो आंसर है बिहार या असम, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो वह आंसर है बिहार। पंचायत राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण 1/3 यानी 33.33% है। दोस्तों, तो आज क्लास यहीं तक और कल का क्लास इससे आगे का होगा। हमारे क्लास से ज़रूर जुड़ें। जो भी आप कंटेंट बताएंगे वो आपको मिलेगा। आपको जो भी बुक बताएंगे आप लोगों को मिलेगी, पढ़ाई जाएगी और आप लोगों को PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। आप टेंशन ना लें और पढ़ें, मेहनत करें, सफलता हासिल करें। चलिए, नमस्कार दोस्तों।